नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरुलाल और आप देख रहे हैं मार्केट स्पीड चैनल। दोस्तों, इससे पहले हमने चर्चा की थी कि म्यूचुअल फंड में कब पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और आज की वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कि हमें जब भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें किन किन बातों के बारे में पता होना चाहिए। तो जिन लोगों को पता नहीं है बिल्कुल भी, आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी। हाँ यार, मैं म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानता हूं, मुझे पता है यार म्यूचुअल फंड के अंदर किन किन बातों का ध्यान में रखना है, कहाँ मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। भाई, जो लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डूब जाता है, तो आज की वीडियो में आपको वो चीज भी क्लियर होने वाली है। कितनी देर के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये भी आज की वीडियो में आपको क्लियर होने वाला है, और कहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। रिस्क है तो कितना है, और कितना रिस्क आपको लेना चाहिए, और कितना कैपिटल आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी आज की वीडियो में आपको क्लियर होने वाला है। इसलिए अंत तक बने रहिएगा मित्रों, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी का बटन दबा दीजिएगा। आज से आपको जितनी भी म्यूचुअल फंड और एसआईपी के रिलेटेड वीडियो है, ये सारी की सारी आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसका नाम म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी है। इसके अंदर आपको सारी की सारी मेरे चैनल के अंदर वीडियोस मिल जाएगी, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। बने रहिए अंत तक, आपके लिए ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है और आपको मजा आने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर क्या है। भाई, ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में पहले पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहां बात करूंगा एएमसी। एएमसी का मतलब है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी। भाई, ये एक कंपनी रहती है जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है, बहुत बड़े फंड को। भाई, कंपनी कुछ भी हो सकती है, क्या कंपनी हो सकती है, बहुत सारी कंपनियां हैं। यहाँ पर आदित्य बिरला है, मोतीलाल ओसवाल है। तो यहाँ मैं उदाहरण के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड ले रहा हूँ। इसके अंदर क्या रहता है कि इन्वेस्टमेंट मैनेजर रहता है और इन्वेस्टमेंट टीम रहती है। यानी कि होता क्या है कि मान लीजिए एसबीआई कंपनी है जो म्यूचुअल फंड को हैंडल कर रही है, और उस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट मैनेजर रहता है, या आप फंड मैनेजर मान लीजिए, और उसके अंडर में एक टीम वर्क करती है। ये लोग क्या करते हैं, एक बहुत बड़े टीम में काम करते हैं, बहुत बड़े फंड को मैनेज करते हैं। और जो भी एएमसी कंपनी रहती है, ये सेबी के गाइडलाइन के ऊपर चलती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया और आपका पैसा डूब जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग बिल्कुल एकदम ईमानदारी से अपना काम करते हैं और अपने कस्टमर का पैसा डूबने देते नहीं है, और सही जगह में उसका पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। भाई, बात करूं मैं अमेरिका की, देख लीजिए अमेरिका के अंदर लोग 50% लोग अपना म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर कितने % लोग अपने म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये मेरे आपसे आज का सवाल है। इसको कमेंट करके जरा जरूर बताइएगा। अगला पॉइंट है, आपको अभी किन किन बातों को ध्यान में रखना है भाई, जब भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट लिया है कि व्हाट इज योर गोल। आपका क्या गोल है, आपका क्या लक्ष्य है अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। देखिए, सबसे पहले आपका गोल होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म के लिए जब भी आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका लॉन्ग टर्म का गोल होना चाहिए। मेरा मानना है व्यक्तिगत कि आपका 5 साल का, 10 साल का या 25 साल का आपका इतना गोल होना चाहिए, है ना भाई। तो ये आपका एक लॉन्ग टर्म अपना गोल सेट कीजिए। उसके बाद आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं भाई, और क्या गोल हो सकता है, जहाँ तो आप अपना रिटायरमेंट की कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे आफ्टर रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा अमाउंट मुझे हाथ में चाहिए। भाई, जहाँ आप अपने बच्चों की एजुकेशन के बारे में सोच रहे हो, जहाँ आप घर मकान बनाने के लिए सोच रहे हो, जहाँ आप बच्चों की शादी करने के लिए सोच रहे हो, यानी कि आपका कोई गोल होना चाहिए जब भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर
पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। क्यों? ताकि आप उस गोल से पहले अपना पैसा ना निकालो। यदि आपका गोल ही 6 मंथ का है, जब 1 ईयर का है, तो मेरा मानना फिर आपको म्यूचुअल फंड के अंदर बिल्कुल भी आने की जरूरत नहीं है। आगे समझते हैं क्यों नहीं है। नेक्स्ट है कि कैपिटल। आप कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और कितना कैपिटल से आप कितना रिटर्न की अपेक्षा रखते हो। मैं यहां पर मान रहा हूं कि आपके पास 10 लाख रुपया है टोटल। अगर आप मार्केट के अंदर 10 लाख का ही पूरा का पूरा आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दोगे, जब आपको जरूरत पड़ेगी पैसे की, तो आपको अपना म्यूचुअल फंड के अंदर से पैसा विड्रॉल करना पड़ेगा। फिर आप उस अमाउंट को आप बड़ा नहीं बना पाओगे। तो इसलिए अगर आपके पास 10 लाख रुपया है, तो मैं उदाहरण के लिए आपको बोलता हूं कि आपको उसमें इन्वेस्टमेंट आपको 2 से 3 लाख रुपए ही आपको करनी चाहिए, ताकि बचा हुआ पैसा जो है वो आपके काम आ सके। जो कि आपका जो कैपिटल है 2 से 3 लाख, वो आने वाले 5 से 10 साल या 15 साल तक आपको उस कैपिटल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब ऐसे होगा, वही पैसा आपका ग्रो होगा और आगे बड़ा बन जाएगा पैसा। इसलिए आप अपने कैपिटल का पूरा पैसा आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, कुछ ही पैसा उसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कीजिएगा भाई। नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट टेक पैनिक इन रिसेशन भाई। देखिए, कभी भी पैनिक नहीं होना है। मार्केट में मंदी आती रहती है, मार्केट के अंदर गिरावट आती रहती है। उस गिरावट में आपने कभी भी पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है कि यार मेरा पैसा डूब रहा है, मार्केट नीचे जा रही है ना भाई। तो ये चीजें आपको सोचनी नहीं है। मार्केट में उतराव चढ़ाव आता रहता है, तो इस चीज का आपको हमेशा फोकस करना चाहिए। क्यों? मैं यहां से मान रहा हूं कि मार्केट जहां से नीचे आ गया और 1 2 3 महीना या 6 मंथ नीचे रहा, या 1 साल तक डाउन ही रहा, उसके बाद जो है मार्केट ऊपर बूम ऊपर निकल गया। लेकिन अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया होगा, अगर मार्केट नीचे आ गई तो उसका पैसा भी नीचे आ जाएगा। उसको उतनी देर तक उस म्यूचुअल फंड के अंदर, उस फंड के अंदर उसको प्रॉफिट दिखेगा नहीं। दिखेगा कब? जब मार्केट दोबारा ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपको पैनिक नहीं होना है। मैं अभी हालांकि बात करूं दिसंबर 2024 की बात करूं, तो अभी अक्टूबर से लेकर अभी तक मार्केट डाउन ही है। तो जिसने भी म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, मे भी हो सकता है वो पैनिक हो रहे होंगे। मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी अच्छा खासा अमाउंट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था। मेरा प्रॉफिट नीचे आ गया, नीचे आने के बाद बट मैं पैनिक नहीं हुआ। क्यों? मेरा व्यू पॉइंट ही आज से 10 साल बाद का है, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुआ। अब मार्केट वापस चलना शुरू कर दिया है, तो मेरे म्यूचुअल फंड ने भी ग्रो करना शुरू कर दिया है। यानी कि जो मेरा प्रॉफिट कम हो गया था, अब दोबारा से वो मेरा प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो गया है। तो इसलिए कभी भी आपको पैनिक नहीं होना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हेन टू रिडीम म्यूचुअल फंड। जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर से अपना पैसा विड्रॉल कर रहे हो, बाहर निकालना चाहते हो, तब आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। मान लीजिए कि आज 2024 है और आज से मेरा व्यू पॉइंट है कि मैं 2030 में जाकर पैसा निकालूंगा, और मेरा अभी तक 6 साल का जहां से टारगेट है। लेकिन जब आप पैसा निकालना है, ये आपको बहुत खास ध्यान रखना है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे होनी चाहिए। मार्केट क्या होनी चाहिए? ऑल टाइम हाई पे हो जानी चाहिए। जब भी कि अगर आपका 2030 के अंदर आपका व्यू पॉइंट है, अगर आपको 2029 में ही या 28 में ही लास्ट में मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर दिख जाता है, तो तब मुझे 2030 तक का इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि मुझे मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर जो है मिल गई है। अब मैं अपना पैसा निकाल लेता हूं म्यूचुअल फंड से भाई। ऐसा नहीं कि आप लालच करते रहो, थोड़ा और रुक लेता हूं, थोड़ा और रुक लेता हूं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अवॉइड इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर बेस्ड फंड भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको किसी सेक्टर बेस के ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सेक्टर बेस का कहने का मेरा मतलब यह है कि पर्टिकुलर, मान लिया आपने बैंकिंग सेक्टर के अंदर ही आपने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, अगर बैंकिंग सेक्टर डाउन आ गया पूरा का पूरा, तो आपका पैसा भी डाउन आ जाएगा। तो आप, बाकी आपकी इच्छा है, आप कर सकते हो। मेरी यही राय है कि आपको किसी पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट ना किया हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे भाई,
एक्सपेंस रेशो एंड एग्जिट लोड भाई, ये दो चीजों के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं और बहुत ही कम लोग जानते हैं, यकीन मानिए। और जब भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे, आपको ये दो चीज कोई नहीं बताएगा, एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड भाई। ये बहुत बड़ा असर डालता है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अभी समझते हैं कि एक्सपेंस रेशियो क्या है। देखिए, एक्सपेंस रेशियो वो चीज है कि जो कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने मान लीजिए कि 1,00,000 रुपया, आप 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यहाँ पर 1% है, तो होगा क्या कि ये अपना 1,000 पहले ही काट लेगा। ये आपका 1%, 1,00,000 में से 1,000 पहले ही काट लेगा। ये आपका 99,000 का आपका क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कर देगा म्यूचुअल फंड के अंदर। तो आपको एक्सपेंस रेशियो का भी ध्यान में रखना है कि एक्सपेंस रेशियो कितना है भाई, जो कि डिपेंड ऑन एनएबी के ऊपर होते हैं। किसके ऊपर होते हैं वो? एनएबी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ये एनएबी क्या है, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की है, कृपया करके उसमें जाकर देख लीजिएगा। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो किसी किसी का भाई 0 भी हो सकता है, किसी का 0.40 पैसे हो सकता है, किसी का 50 पैसे हो सकता है, और किसी का 1% हो सकता है ना भाई। किसी का हो सकता है 1.5% भी हो। तो आपको एक्सपेंस रेशियो का भी खास ध्यान रखना है। देखिए, एग्जिट लोड के आगे अगर आपने विद इन 1 ईयर के अंदर आप अगर अपना पैसा म्यूचुअल फंड के से विड्रॉल करते हो, तो म्यूचुअल फंड आपका एग्जिट लोड आपसे ले लेगा। और ये एग्जिट लोड हो सकता है, किसी का 0 से ये स्टार्ट होता है, किसी का 50% होता है, 0.50% होता है, किसी का ये 1% होता है, और किसी का ये 1 से 1.5% होता है, 1 से 1.5% होता है, और किसी का ये 2% भी होता है, किसी का ये 4% भी होता है। तो आपको एग्जिट लोड का भी खास ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना पैसा 1 साल के अंदर यदि आप 1 साल के अंदर यदि आप अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हो, तो ये कंपनी आपसे एग्जिट लोड ले लेगी, जो कि लगो जो है ना, मैं मानता हूं कि 0 से 4% तक का एग्जिट लोड हो सकता है। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर आप 1 साल के अंदर आप अपना पैसा विड्रॉल कर रहे हो, उसका एग्जिट लोड कितना पड़ेगा। 1% है, 1.5% है, आधा % है, या 3% है, या कितना % है, ये सारा का सारा आपको पहले से ही पता होना चाहिए भाई। नेक्स्ट पॉइंट है कि STGC एंड LTCG भाई, इसका मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यानी कि ये सरकार द्वारा अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो तो उसके अंदर क्या है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसके ऊपर क्या आपको टैक्स लगने वाला है। देखिए, आप इन्वेस्टमेंट कहीं भी कीजिए, गवर्नमेंट पहले आ जाएगी, भाई साहब जी मेरा पैसा मेरे को दे दीजिए, बस आपके अकाउंट में पैसा पड़ने से पहले गवर्नमेंट अपना पैसा ले लेगी, टैक्स आपका काट लेगी भाई। तो ये टैक्स क्या है देख लीजिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो, शॉर्ट टर्म का कहने का मतलब है मेरा यह है कि अगर आप 1 साल तक के लिए, आपका व्यू पॉइंट है, अगर आप 1 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो 1 साल के ऊपर जो भी आपको रिटर्न बना होगा, उसके ऊपर सरकार आपसे 20% का रिटर्न टैक्स काट लेगी भाई। 20% आप अपना पैसा काट ले, फिर आपके अकाउंट में पैसा डलेगा। अगला पॉइंट है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भाई, यानी कि 1 साल से अधिक, 10 साल, 20 साल, 5 साल, आपने कितने भी ईयर के लिए जब आपने उसके अंदर पैसा रख लिया, उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स लगेगा। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान में रखना है। खासकर ये जो 4 चीजें मैंने भी आपको लास्ट में बताई है, इन चीजों के ऊपर कोई बात करता नहीं है, और ना ही मित्रों आपको कोई लगो बताएगा। बैंक में जाकर आप म्यूचुअल फंड जाकर करोगे तो आपसे वो बात ही करेगा नहीं भाई एक्सपेंस रेशियो क्या है, एग्जिट लोड क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या है, ये आपसे कोई भी बात करने वाला नहीं है। भाई हमें
अब तो मुझे ये तो पता हो गया कि भाई मुझे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। भाई ऐसे ऐसे एक कंपनी रहती है, एएमसी रहती है, उसके बाद क्या किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ें तो अभी मुझे पता हो गया। अब मुझे ये होना चाहिए कि यार मैं अगर रिस्क ले रहा हूं तो मेरा कितना रिस्क है, क्या वाकई में मेरा पैसा डूब जाएगा। अभी हम थोड़ा उसके बारे में जानेंगे। देखिए भाई, वीडियो थोड़ी सी हो सकता है लेंथी हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि बेसिक चीज़ें इसके अंदर लगभग लगभग कवर हो जाए, जो कि बिल्कुल भी जानता नहीं है उसको भी पता चल जाए भाई हाँ मैं म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानता हूं और आप किसी को बता भी सकते हैं। जहां आप म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप फंड मैनेजर से बातचीत करके फिर फंड मैनेजर को पता हो जाएगा हाँ भाई ये म्यूचुअल फंड के बारे में जानता है। फिर वो आपको ऐसे बुद्धू बनाने वाली बात करेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि यार इस बंदे को पता है। तो आज से आपको पता हो जाएगा कि क्या है। तो चलिए हम समझते हैं कि भाई ये आखिर इसमें कितनी कैटेगरी है। देखिए म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है, इसके अंदर डेट है, कमोडिटीज है, हाइब्रिड है और इक्विटी है। अभी हम इसके बारे में बिल्कुल भी बात करने वाले नहीं है, अभी हम ओनली इक्विटी के बारे में बात करने वाले हैं भाई। तो अभी मैं इक्विटी की बात करूं भाई, तो इक्विटी के अंदर आपको क्या क्या चीजें जाननी है ये आप समझ लीजिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन बाय डाइवर्सिफिकेशन, सेक्टर, इंडेक्स, थेमेटिक एंड अदर्स भाई। तो यहां पर हम जो है आपको अभी क्या बताने वाले हैं कि ओनली बाय मार्केट कैप। हम मार्केट कैप की बात करें तो सबसे पहले आता है लार्ज कैप भाई। लार्ज कैप की बात करें तो लार्ज कैप के अंदर क्या है कि भारत की टॉप 50 से 100 कंपनियों के अंदर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है जिसका मार्केट कैप बड़ा है। जिसका मार्केट कैप बड़ा है वो समझ लीजिए, यानी कि बड़ी कंपनियों के अंदर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमारा रिस्क तो है, लेकिन रिस्क इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बढ़िया कंपनी के अंदर वो क्षमता है कि अगर वो डाउन आती है तो जल्दी से वो कम बैक कर लेती है। तो इसीलिए आपका यहाँ पर आपके रिटर्न के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं आएंगे, मतलब इतने हाई रिटर्न्स नहीं आएंगे। लेकिन ये आप एक किस्म का मान लीजिए कि हाँ भाई आप सेफ चल रहे हो भाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मिड कैप फंड। ये मिड कैप फंड क्या है कि अभी इससे ज़्यादा है आपको रिटर्न, तो जो रिटर्न ये दे रहा है अभी इससे ज़्यादा आपको लेनी है रिटर्न, तो वो आपको मिड कैप देगा, लेकिन रिस्क आपका बढ़ जाएगा। इससे ज़्यादा रिस्क आपका फिर इसमें बढ़ जाएगा, लेकिन रिटर्न इसके अंदर इससे ज़्यादा आने के चांसेस है भाई। अभी आपको और हाई रिटर्न चाहिए, इन दोनों से भी हाई रिटर्न चाहिए, तो आप स्मॉल कैप में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्मॉल कैप यानी कि छोटी कंपनियां, मिड कैप मतलब ये इनको अभी लार्ज कैप बढ़ना है, लेकिन अभी ये मिडिल में चल रही है। ना ये ज़्यादा बड़ी कंपनियां है, ना ही बिल्कुल ये लो कंपनियां है। तो इन ये भी बात कि इसके अंदर लगभग 100 से 150 कंपनी इसके अंदर आती है, इससे रिटर्न इनकी ज़्यादा आएगी। नेक्स्ट है स्मॉल कैप भाई। स्मॉल कैप क्या है कि अभी छोटी कंपनियां हैं, इनको एक दिन बड़ा बढ़ना है, लेकिन इसके अंदर अगर हम यदि आज ही पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, सोचिए जब ये ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो कितना बड़ा रिटर्न देगी। तो इसके अंदर आपको और ज़्यादा हाई रिटर्न आने की जरूर संभावना है। लेकिन क्या है कि जितना आप हाई रिटर्न की तरफ जाओगे उतना आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। अगला है लार्ज एंड मिड कैप कंपनी, यानी कि आप दोनों को मिलाकर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके बाद है बाय डाइवर्सिफिकेशन, जो कि आपको मतलब मल्टी कैप, फ्लेक्सिबल कैप वो उसमें आता है। उसके ऊपर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। फिलहाल आपको बेसिक ये चीज़ें मैं आपको बता रहा था, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अभी आपके मन में ये आ रहा है भाई रिस्क है तो कितना है, आपको रिस्क के बारे में पता होना चाहिए। देख लीजिए, अगर आपका व्यू पॉइंट है भाई 1 से 2 साल का आपका व्यू पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि ये 1 से 2 साल में आपको रिटर्न नहीं आएगी, रिटर्न आएगी, लेकिन नहीं भी आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती है? मान लीजिए आपने इस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट किया, अब मार्केट आपके इन्वेस्टमेंट करते ही मार्केट नीचे आ गई।
अब नीचे आगे तो मार्केट जहाँ से एक से 1.5 साल मार्केट नीचे रही तो आपके रिटर्न नहीं आएंगे। फिर जब मार्केट जहाँ से निकलेगी ऊपर तब तक आपका यहाँ टाइम बीत जाएगा, फिर आपका उतने आपका रिटर्न नहीं आ पाएगा। तो इसलिए आपका व्यू पॉइंट क्या है कि कम से कम भी मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आपका व्यू पॉइंट आपका लंबा मान के चलिए। अभी लंबा कितना है, अगर आपका व्यू पॉइंट 5 से 10 साल का है ना, तो यकीन मानिए व्यक्तिगत फिर आपका लगभग कोई रिस्क नहीं है भाई। कोई रिस्क नहीं है कि हार्डली मार्केट 1 से 2 साल डाउन होकर और वापस रिकवर करके बूम ऊपर निकल जाएगी, आपका पैसा भी ऊपर निकल जाएगा भाई। तो और अगर आपका लंबा व्यू पॉइंट है कि 10 से 12 साल 15 साल 20 साल का व्यू पॉइंट है ना, तो आपका पैसा बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बनेगा, 100 to 100% बनेगा। लॉन्ग रखिए अपना व्यू पॉइंट, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, 10 से 15 साल मिनिमम 5 साल का व्यू पॉइंट आप लेकर चलिए, तो लगो आपका रिस्क जो है ना, रिस्क आपका खत्म है भाई साहब, रिस्क आपका खत्म है। क्योंकि फंड मैनेजर, वो फंड कंपनी नहीं चाहती है कि उसके कस्टमर का पैसा डूब जाएगा। यदि वो कस्टमर का पैसा डूब जाएगा तो वो कमाएंगे कहाँ से भाई? आप पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे, उस इन्वेस्टमेंट पैसे से उनका जो एक्सपेंस रेशियो है, एग्जिट लोड है, इसी में से उनको पैसा निकलकर उनके एम्प्लॉय की सैलरी निकलती है। फिर गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है कि आपका पैसा डूबे भाई, ठीक है भाई, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आपका पैसा प्रॉफिट में आए। जो प्रॉफिट का पैसा है उसमें से आपको शॉर्ट टर्म टैक्स और ये लॉन्ग टर्म टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में भी पैसा जाएगा भाई। तो अगर आपका बिल्कुल भी लॉन्ग व्यू पॉइंट है तो फिर आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। टीवी में बता दिया जाता है ऐड में साथ में कि म्यूचुअल फंड जो है ना, जोखिमों के अधीन है, कृपया सोच समझ कर अपना निवेश कीजिए। तो जब आपको इन चीज़ों के बारे में सारा का सारा पता है तो आप सोच समझ कर ही अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो भाई। अभी आप सोच रहे हैं कि मैं अगर म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करूं तो भाई कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करूं भाई? देखिए मेरा मानना है कि अगर आपका व्यू पॉइंट ही 5 से 10 साल का है, जहाँ इससे ऊपर का है, तो आप कोई सा भी घटिया भी म्यूचुअल फंड उठा लीजिए, वो भी आपको रिटर्न निकाल के दे देगा लॉन्ग टर्म के लिए भाई, है ना। तो जब आप शॉर्ट टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यानी कि 5 साल से पहले का आपका व्यू पॉइंट है, तो फिर आप देखना चाहिए कि आप अपना पैसा कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जिस भी म्यूचुअल फंड के अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कम से कम वो 5 साल का होना चाहिए। उस म्यूचुअल फंड को मार्केट के अंदर 5 साल से उसकी पकड़ होनी चाहिए पहले से, और वो फेमस एकदम मशहूर म्यूचुअल फंड होना चाहिए। क्यों? उस म्यूचुअल फंड की चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लोग उनको जानते हैं, तो ही उसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो आगे ग्रो करेगा भाई। उदाहरण के लिए कि अभी मेरा ही चैनल है और आज मैं जब कर रहा हूँ शूट, तो मेरा जो न्यू चैनल है, तो मेरे अभी तक 480 के पार ही सब्सक्राइबर हुए हैं। जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं वो इतना ट्रस्ट, इतना यकीन नहीं कर पा रहे। क्यों? मैं अभी एक नया यूट्यूबर हूँ, मार्केट के अंदर नया हूँ, तो लोगों को इतना यकीन नहीं है। लोग वॉच करेंगे, मुझे देखेंगे सुनेंगे, तो ही आगे सब्सक्राइब करेंगे भाई। तो यानी कि मुझे अभी उभरने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन अगर मेरी जगह यही कोई बड़ा यूट्यूबर जहां पर आके कैमरे के सामने बोल रहा हो और आप देख रहे हो नीचे को उसके सब्सक्राइबर भी 1 लाख से ऊपर है, तो आपका थोड़ा सा माइंड साइकोलॉजिकल चेंज हो जाता है कि हाँ यार ये कुछ जानता है, इसलिए तो इसके इतने सब्सक्राइबर है। तो इतने सब्सक्राइबर देख के आप भी उसको सब्सक्राइब करोगे भाई, करोगे। लेकिन जब नीचे जिसके मेरे ऐसे 400-500 सब्सक्राइबर ही है, तो उसको देख के कोई भी सब्सक्राइबर नहीं करेगा भाई, है ना भाई। तो कृपया करके आप सब्सक्राइब कर दीजिए इतना सुनने के बाद भी, है ना भाई। तो ये आपसे विनती है, देखिए आप कीजिए। आने वाले टाइम में मैं आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन देता रहूँगा जो कि आपको छोटा पैसे को बड़ा पैसा आपका बने। यकीन मानिए कि मैं आपके लिए ऐसी खबर लाता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट ईयर 2025 से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कोर्स अपना निकालूँ, और फ्री में आप सीखिए, जुड़िए मेरे साथ, और आप स्टॉक मार्केट को फ्री से सीखिएगा, फ्री में सीखिए बिल्कुल भी। आखिर ये स्टॉक मूव कैसे होता है,
कौन कौन से स्टॉक आपको पिक करने हैं बहुत ही ईजिली। और यूं ही हमारे 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे, हम आपसे अपना फ़ोन नंबर भी करेंगे शेयर, ताकि आप फ़ोन के द्वारा भी हमारे से डायरेक्ट कुछ अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एंड में वही है कि आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बिल्कुल भी सोच समझ के कीजिएगा। आप इसके ऊपर सोचिएगा, विचारिएगा, अपने फंड मैनेजर से, अपने सीए से पूछकर ही आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। भाई पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है दोस्तों, इसको कमाने के लिए उम्रें बीत जाती है, तो इसलिए सोच समझकर निवेश कीजिएगा, सेविंग करना सीखिएगा, अपने पैसे को सेव करना सीखिएगा। भाई फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई शक्ति के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।